आदाब, मैं हूं शादाब। भोजपुरी फिल्म और भोजपुरी गानों का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है? यही ना। और अब तो ये सब भी हो रहा है। इन्हें देखकर भोजपुरी को जज मत कीजिए, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों में लहंगा, कमर, छाती और नाभि युग की खोज से पहले मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे सिंगर की आवाज में भोजपुरी गूंजती थी और भारतीय शास्त्रीय संगीत के उस्ताद पंडित रविशंकर, शैलेंद्र से लेकर मजरू सुल्तानपुरी जैसे कवियों की कलम से भोजपुरी गीत जन्म लेते थे। जनाब, ऐसे कैसे के इस एपिसोड में हम बताएंगे कि भोजपुरी गानों और फिल्म इंडस्ट्री में जो बदबूदार पवन यानी हवा चली है, उसमें खुशबू कैसे भर सकते हैं। इस वीडियो में हम भोजपुरी गानों की इंडस्ट्री में स्त्री के बदन को स्कैन करने की आदत के साथ साथ एक ऐसे एजेंडे से भी पर्दा हटाएंगे जिसकी बात कम होती है। इस वीडियो में हम भोजपुरी इंडस्ट्री के मर्ज को भी बताएंगे और उसकी दवा भी। 29 अगस्त 2025 की शाम लखनऊ में एक म्यूजिक शो था। इस शो में हरियाणवी एक्टर अंजलि राघव और भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह स्टेज पर परफॉर्मेंस करने पहुंचे थे। इसी दौरान पवन सिंह ने अंजलि के पेट को यह कहते हुए टच किया कि यहाँ कुछ लगा है। अंजलि अचानक पवन सिंह के टच करने पर असहज दिखती हैं और ये सब कैमरे में भी कैद हुआ। एक दिन बाद अंजलि का वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने बिना उनकी इजाजत उन्हें टच करने को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम ना करने की बात तक कही। आप अंजलि को सुनिए। मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है, इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। इस घटना ने एक बार फिर भोजपुरी कलाकारों और इंडस्ट्री के डार्क साइड को सामने ला दिया है। हमने पवन सिंह और भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर पत्रकार और भोजपुरी इंडस्ट्री को नजदीक से फॉलो करने वाले, समझने वाले निराला विदेसिया से बात की। निराला विदेसिया पेशे से पत्रकार हैं और पुरबिया लोक संस्कृति के अध्येता हैं। पवन जी ने कमर या पीठ छूने की कोशिश की, पहली घटना तो है नहीं। आप एक महीना पहले भी उनका वीडियो देखिए, क्या था। अपने गाँव में ही शायद गए थे, उनके चाचा वगैरह सब लोग थे। कोई एक्ट्रेस या मॉडल कोई लड़की आई थी, उसे देख करके फिर बैठ करके गा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं तुम पंडित नहीं हो इसलिए ये है, और फिर इस तरीके से किसी को देख करके, तो ये वहां पर आप है नहीं। या स्टेज पर चलते, स्टेज पर किसिंग सीन कर लेना, स्टेज पे ही कर लेना। निराला जो कह रहे हैं वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई है। आज जो भोजपुरी फिल्में और गाने औरतों के जिस्म के अंगों पर अटकी पड़ी है, वे पहले ऐसी नहीं थी। तब भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों के आइडिया से इस इंडस्ट्री को जन्म दिया गया। भोजपुरी भाषी राजेंद्र प्रसाद ने मशहूर एक्टर नजीर हुसैन से एक अवार्ड फंक्शन में भोजपुरी मूवी बनाने को लेकर बात कही और फिर 22 फरवरी 1963 में भोजपुरी की पहली फिल्म हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो रिलीज हुई। इसमें मोहम्मद रफी, आशा भोसले और लता मंगेशकर ने गाने गाए थे। हालांकि इससे भी पहले फिल्मों में भोजपुरी की एंट्री हो चुकी थी। बात साल 1948 की है। मूवी का नाम था नदिया के पार। दिलीप कुमार हीरो थे और साथ में थी कामनी कौशल। इस फिल्म में कई गाने भोजपुरी में थे। हाँ, तब भोजपुरी गानों में नाभि और कमर को कामुकता के चश्मों से दिखाने वाली संस्कृति नहीं थी। तब विदेसिया से लेकर लागी नाही छूटे राम जैसी फिल्में बन रही थी। इन फिल्मों में कहीं गांव में बसे भारत की तस्वीर थी तो कहीं इक्वालिटी की बात।
हाँ, वही इक्वालिटी जिसकी बात करने से बॉलीवुड वाले अब कतराते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वल्गैरिटी के इशू पर हमने बिहार के नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर नितिन चंद्रा से बात की है, आप उन्हें सुनिए। कई बार ये सवाल होता है कि अरे भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता क्यों है या इतनी क्यों है। तो सच ये है कि अश्लीलता फुहरता जो है सबके अपने मापदंड है। एक तो कई बार लोग को कुछ चीज़ें अश्लील नहीं लग रही होती हैं, दूसरे लोगों को लग रही होती है, तो सबका अपना मापदंड है। लेकिन मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो भोजपुरी सिनेमा के अंदर अश्लीलता फुहरता गानों में, एल्बम्स में बहुत है। और मोटा मोटी ये अब एक कहा जाए तो एक पूरा परसेप्शन बन चुका है कि भोजपुरी में बहुत ज़्यादा है, गंदगी है, स्किन शो है, गाने हैं, डबल मीनिंग है। कई बार डबल मीनिंग भी नहीं होते, बहुत ही डायरेक्ट रेफरेंसेस होते हैं फीमेल बॉडी पार्ट्स के। तो ये सच है, मतलब इससे नकारा नहीं जाता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर कोई चाहे तो इंटेलेक्चुअल डिबेट कर सकता है, ऐसा है ऐसा। लेकिन मोटा मोटी आम जनता की नज़र में और मेरी खुद की नज़र में भी मुझे लगता है कि भोजपुरी में कुछ ज़्यादा ही है। और अब इसके कारण क्या है, तो इसके कारण पे लोग बात नहीं करते हैं। बहुत लोग के अपनी अपनी धारणाएं हैं। वो कोई कहता है अरे देखने वाले ही जो हैं, ये मांग है, ये डिमांड है। तो ये सच नहीं है, ऐसी कोई मांग नहीं है, ऐसी कोई डिमांड किसी ने किया नहीं था जाके। अब भोजपुरी का दर्शक या मैं कहता हूँ कि शिकार कौन है, ये ज़्यादातर शिकार है। मेरी खुद की मातृभाषा भोजपुरी है, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं शिकार नहीं बन पाया हूँ इस कंटेंट का। तो भोजपुरी का दर्शक है रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, गांव के कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत सारे एक अलग तरीके के लोअर इनकम ग्रुप से आ रहे हैं, लोअर स्ट्रेटा से आ रहे हैं। तो उनको फंसाना बहुत आसान है, महिलाओं के अंगों पे गाना बना के या उसके ऊपर डबल मीनिंग कुछ बना के, और जो तमाम लहंगा चोली वगैरह वगैरह जो गाने हैं, तो वो बहुत आसान है। तो भोजपुरी में हो ये गया कि जिन्हें अच्छा आता है बनाना, वो भोजपुरी भाषा से ही कट चुके हैं। बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़े बड़े निर्देशक हैं, भोजपुरी क्षेत्र से ही आते हैं। और आप देख लीजिए, कभी नहीं उन्होंने भोजपुरी भाषा में कुछ भी बनाया हो। तो बनाने वालों ने भाषा ही छोड़ दी, तो भोजपुरी को फिर बाजार ने उस तरीके से बनाया जिस तरीके से वो उस स्ट्रेटा को टारगेट कर सके, उनको शिकार बना सके जो अभी बोल रहा था। तो सबसे आसान है, आप फूहड़, अश्लील, सस्ता कंटेंट बनाइए, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें बनाई गई और जो चीज़ें फेमस हो गई वो एक तरह की चीज़ें होते गई। मैंने अब सवाल यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का ये नाभी युग कब शुरू हुआ? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता के लिए किसे जिम्मेदार माना जा सकता है? इसके जवाब में निराला विदेसिया एक अहम बात कह रहे हैं। भोजपुरी पर बात करते हुए जब गैर भोजपुरी इंटेलेक्ट आएगा तो वो कहेगा कि भाई साहब इसी से तो भोजपुरी फैली है, ये बहुत जरूरी है, ये फलाना जरूरी है। ये गौर कीजिएगा कि 90% वो गैर भोजपुरी भाषी लोग होंगे जो भोजपुरी को खिलौंदड़पन की तरह बोलते हैं, वो इसी रस को उभार करते हैं। तो ये एक बेकार की बातें करते हैं और बुद्धिजीवी वर्ग लोग भी करते हैं, और इसमें सब लोग दोषी है। आप ये कहना, एक तो वो देखिए क्या कैसा कैसा समीकरण बना हुआ है। समीकरण ये बना हुआ है कि भाई साहब पब्लिक डिमांड ये है तो हम क्या करें। पब्लिक डिमांड बहुत चीज़ों का यार करो, करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक देखना चाहती है, दिखाओ, फिर दिखाओ। और दूसरा, पब्लिक कहती कि यही आता है तो हम क्या देखें। यही कैसे आता है यार, होटल में जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो तुम क्या सबको ऑर्डर करते हो कि अपनी पसंद की चीज़ों को ऑर्डर करते हो। तो ये जो समीकरण बना है, ये समीकरण बहुत घातक है। जब हम जनाब ऐसे कैसे के इस एपिसोड के लिए रिसर्च कर रहे थे, तब हमें भोजपुरी एक्टर और बीजेपी नेता निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव का एक इंटरव्यू दिखा। इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा अपने शो जनता की अदालत में भोजपुरी गानों में अश्लीलता को लेकर सवाल पूछते हैं। जवाब में निरहुआ कहते हैं, क्या सिर्फ ऐसे गाने भोजपुरी में बनते हैं? फिर वो एक एक कर बॉलीवुड फिल्मों के गाने बताने लगते हैं। हमने इस लॉजिक को लेकर भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर से बात की। नेहा भोजपुरी में गाने लिखती हैं और गाती भी हैं, और साथ ही भोजपुरी गानों में फुहड़ता के खिलाफ काफी वोकल भी हैं।
देखिए, आइटम सॉन्ग और नंगे नाच में फ़र्क होता है। आइटम सॉन्ग सभी भाषाओं की फिल्मों में होते हैं, जो ठीक भी है, लेकिन भोजपुरी फिल्म उद्योग के आइटम सॉन्ग्स में जो अश्लीलता का लेवल है वो दरअसल सॉफ्ट पॉर्न की श्रेणी में आता है। महिलाओं को जिस तरह से यहाँ ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उसके चलते भी ज़्यादातर भोजपुरी गीतों को एक सभ्य समाज की कला के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिए, भोजपुरी हमेशा से गंदे गीतों की भाषा नहीं रही। एक जमाना था जब भोजपुरी फिल्मों में अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार अभिनय करते थे और किशोर कुमार जैसे महान गायक गीत गाते थे। दुख होला रे पीरितिया में बड़ा दुख होला। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया जब मनोज तिवारी जैसे अश्लील गायकों ने महिला विरोधी गीत गाए, और जिस काम के लिए उनका बहिष्कार होना चाहिए था, मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उसके लिए उन्हें सेलिब्रिटी बना दिया गया। निरहुआ के इसी लॉजिक के जवाब में निराला विदेसिया कहते हैं, अगर यही पैमाना है तो हिंदी में बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, वो क्यों नहीं फॉलो करते हैं? बिहार और यूपी में भोजपुरी में भी थिएटर करने वाले कई लोग हैं, उन लोगों को क्यों नहीं मौका दिया जाता है? अब उस पॉइंट पर आते हैं जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरुआत में कहा था। भोजपुरी इंडस्ट्री में डबल मीनिंग के साथ साथ समाज को बांटने और नफरत फैलाने वाले गाने भी बन रहे हैं। हिंदुत्व का एजेंडा या कहें एंटी मुस्लिम एजेंडा वाले गाने। आप इन गानों के बोल देखिए, मियाँ के ना दाल गली, हिंदू के राज चली। कोई राम मंदिर के नाम पर निशाना बना रहा है, इसके साथ ही खास धर्म की लड़कियों को निशाना बनाया गया, अपशब्द कहे गए। यहाँ तक कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने पर कश्मीरी लड़कियों से शादी करने को लेकर गाना बनाए गए। साल 2020 में जब CA/NRC को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, तब भोजपुरी में इसे लहंगा से जोड़कर गाना बना दिया गया। कई लोगों का मानना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में 90 के दशक में गुड्डू रंगीला और कई गाने जिनकी एल्बम आए, उसके बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री ने फुहरपन को अपने प्रोडक्शन का एक अहम हिस्सा बना लिया। फिर क्या था, यूट्यूब का दौर आया और कुकुर मुत्ते की तरह रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुल गए, जहां ऑटो ट्यून पर नाभि, चोली, लहंगा पर गाने होलसेल में बनने लगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में हर साल सैकड़ों एल्बम, मूवी बन रही है, लेकिन इसकी कमाई का ठोस आंकड़ा किसी के पास नहीं है। कई जगह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का टर्नओवर 2000 करोड़ से ज्यादा बताया जाता है, लेकिन इस कमाई और भोजपुरी इंडस्ट्री पर निराला विदेसिया और डायरेक्टर नितिन चंद्रा दोनों कहते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री? भोजपुरी इंडस्ट्री में आप गौर कीजिए, इतने नाटक करने वाले दल हैं। आप गौर कीजिए ना भाई कि बलिया में हमारे आशीष मिश्रा करते हैं नाटक, उनके पास तो एक पूरी टीम है। कौन इंडस्ट्री वाले, भोजपुरी इंडस्ट्री वाले उनके पास जा रहे हो, कह रहे हैं कि हम अच्छी फिल्म बना रहे हैं, हमें कलाकार चाहिए, नाटक के ट्रेंड। पटना में कई ग्रुप काम करते हैं, कौन जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं, हमें ट्रेंड एक्टर चाहिए, तो है नहीं तो नायिका कहीं से उठाए लाएंगे, और फिर उस तरीके से उनको लगता है कि इसी हिसाब से तो ये नायक प्रधान होना और एक फॉर्मूले पर चलना, पहले गायक बनो ऑटो ट्यून से, फिर नायक बनो और फिर नेता बनने की कोशिश करो, जो मनोज तिवारी जी ने पैटर्न सेट किया। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब वो नायक बन रहे हैं गायक से, तो वो अपने मनमानेपन को कर रहे हैं, क्योंकि जिसने भी, अगर मान लीजिए, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर लगता है रवि किशन जी को कि उन्होंने रिमोट लहंगा से उठाने वाले गीत को गाया और वो गलत था, तो बहुत सॉरी बोलना चाहिए बार बार। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि भोजपुरी में सब कुछ अश्लील है। इसके साहित्य और इतिहास को पढ़ेंगे तो भिखारी ठाकुर भी मिलेंगे और शारदा सिन्हा भी। भोजपुरी में बच्चे पैदा होने पर सोहर गाए जाते हैं। हाँ, वही जो पंचायत सीरीज में मनोज तिवारी की आवाज में सुनने को मिला था, ए राजा जी वाला। ए राजा जी। भोजपुरी में माइग्रेशन का दर्द बयान करने के लिए बिरहा जैसे गीत गाए जाते हैं। बारिश का मौसम यानी सावन भादो में कजरी, मार्च अप्रैल के महीने में चैता गीत यानी स्प्रिंग सीजन में जब पेड़ पौधों में नई कोपलें और फूल खिलते हैं, खेतों में फसल पकती है, छठ से लेकर अलग अलग शादी ब्याह के गीत आपको भोजपुरी में मिल जाएंगे। भोजपुरी को आज के लहंगा रिमोट उठाने वाले गानों से मत तौलिए, क्योंकि जब 1947 में देश बंटवारा और विस्थापन देख रहा था, तब उससे भी पहले भिखारी ठाकुर अपने नाटक विदेसिया के जरिए गांव से रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले लोगों की तकलीफों को आवाज दे रहे थे। अपने नाटक बेटी बेचवा में भिखारी ठाकुर जमींदारों को बेटी बेचने की प्रथा को दुनिया के सामने रख रहे थे, जहां कम उम्र की लड़कियों को बूढ़े जमींदारों को बेच दिया जाता था। बात साफ है, भोजपुरी को बदनाम होने से बचना है तो बैक टू बेसिक आना होगा।
मतलब कंटेंट पर काम करना होगा। अगर कोई कहे कि भोजपुरी में लोग यही देखना चाहते हैं तो क्या करें, तो उन्हें कोविड के दौर में मजदूरों के पलायन पर मनोज वाजपेयी और अनुभव सिन्हा का बंबई में काबा रैप सॉन्ग सुनना और देखना चाहिए। भोजपुरी गानों में अश्लीलता से दूर रोमांटिक से लेकर भक्ति सॉन्ग गाने वालों में स्वाति मिश्रा हो या फिर कुमारी सोनल, अनन्या सिंह, मोहिनी सिंह जैसी सिंगर्स जो अश्लील गाने ही नहीं बल्कि मेल डोमिनेटेड भोजपुरी इंडस्ट्री के मोनोपोली को भी तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अब इस वीडियो की सबसे अहम बात, कैसे भोजपुरी सिनेमा को नाभि के चक्र से निकाला जाए। इसके लिए डायरेक्टर नितिन चंद्रा कहते हैं कि भोजपुरी में अच्छा करना है तो 3 चीजें करनी होगी। कैमरा के सामने वाले चेहरे बदलने होंगे, दूसरा कैमरे के पीछे यानी प्रोडक्शन क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा, और तीसरा मीडियम यानी सिनेमा घरों में भोजपुरी फिल्म रिलीज करके नया भोजपुरी वर्ग खड़ा करें। ऐसा कंटेंट बनाएं कि लोग भोजपुरी की तरफ आएं। भोजपुरी के पास और भी कई रास्ते हैं। टीवीएस से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म भोजपुरी, मैथिली, मगधी भाषाओं के घालमेल से कंटेंट पर कंटेंट बनाकर पैसा, स्पेस, नाम सब कमा रही है। कई लोग नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग की वजह से इन कंटेंट को देख रहे हैं, या फिर कहानी, किरदार, बोली रिलेटेबल है इसलिए देख रहे हैं। फिर भोजपुरी के पास तो यूपी, बिहार से लेकर मॉरिशस और दुबई में भी ऑडियंस है। अब देखना है कि भोजपुरी के स्टार लोग इस बात को समझकर क्या करते हैं। गाने वाली अश्लीलता को स्टेज पर भी बनाए रखते हैं, या फिर वो मुहावरा है ना, ढाक के 3 पात, मतलब सुधरना नहीं है।